चिश्ती साहब, 18 दिन जो हैं वो हो चुके हैं इस जंग को। अगर मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा तो तज्ज़ियाती जो आपकी मुशक्क़त और रियाजत है वो इसमें बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे 12-12, 14-14 घंटे का तज्ज़िया आपका रहा और रिसर्च जो इस दौर के अंदर रही है, हो सकता है कि माजी में भी रही हो, लेकिन बबांगे दोहल उसका प्रचार इसमें ज़्यादा हो रहा है। आप क्या समझते हैं? अली लारेजानी साहब के हवाले से क्लेम किया इजराइल ने, उससे पहले नेतन्याहू के हवाले से क्लेम ईरानी नेटवर्क ने किया था, अब वो गुलाम रजा सुलेमानी साहब के हवाले से भी कर रहे हैं जो बसीज के कमांडर हैं। हालांकि ईरानी मीडिया जो है वो ये दावा कर चुका है कि अली लारेजानी साहब ओके हैं। क्या अपने से प्रेशर जायल करके इजराइल ईरान के ऊपर मुंतकिल करना चाह रहा है, ये इसका पसे पर्दा आपको कुछ और चीजें दिखाई देती? बहुत शुक्रिया याज साहब, आपने इनवाइट किया। जन साहब और आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जो ये आप बात कर रहे हैं, देखिए ये बहुत ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। कल ही मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है इस पर, और मैं ये कह रहा था कि अब इसराइल को जितनी निशाना बनना पड़ रहा है एक ऐसे मुल्क से जिस पर 47 साल से सैंक्शन लगी हुई थी, जिसके पास दुनिया में तीसरे नंबर पर ऑयल है, लेकिन उसके लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंचता। मिलिट्री हार्डवेयर में कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई सब्सटैंशियल कोई सपोर्ट उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में किसी ने मदद नहीं की। ओवर 17 या 16 डेज आज से पहले जो थे वो इतनी ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट एक इम्पोज की है उसने इसराइल पर कि उनको अपनी तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस थी, जो सिक्योरिटी के कैमरे थे, जो पर्सनल लोगों के मोबाइल थे, उनको एक बैन करना पड़ा, जेल अनाउंस करनी पड़ी, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि ईरान को अगर ये फीडबैक चला जाए कि उनके बॉम्ब डैमेज की असेसमेंट क्या है। देखिए, हम फाइटर पायलट जिस दिन मिशन करके आते हैं, हम ईगरली लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि जो बॉम्ब फेंक के आए उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी क्या परसेंटेज मुझे मिली है, स्कोर कितने परसेंट हिट हुआ है। तो वॉर में इमेजिन करें कि कितनी क्यूरियोसिटी होगी, और फिर लीडर्स को कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी जो इन्होंने वेपन्स फायर किए हैं, चाहे वो जहाजों से किए हैं, जाहिर है इसमें तो जहाज ना होने के बराबर है, मिसाइल से किए हैं, तो वो कितने परसेंट सक्सेस रेट है। तो अगर वो सक्सेस रेट ईरान को पता लगे तो जाहिर एक फीडबैक या एक रिकन्फर्मेशन हो जाती है। तो आई थिंक जितनी ज्यादा इन्होंने कॉस्ट इंपोज की है, कोई भी दुनिया का मेरे जैसा स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी शायद ही कोई हो जो ये तवक्को कर रहा हो कि ईरान इतने दिन सस्टेन करेगा। ना सिर्फ सस्टेन करेगा बल्कि एक इतनी मुश्किल अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कर देगा जो दुनिया का सबसे ताकतवर इस वक्त शख्सियत है, सबसे बड़ी मिलिट्री का इस वक्त कमांडर इन चीफ है, वो कहने पर मजबूर हो गया है कि मेरी आकर मदद करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में। जापान को कह रहा है आपका 90% तेल आता है, मेरा तो 1% आता है। ये एक एलिमेंट ऑफ हेल्पलेसनेस नजर आता है, और हेल्पलेसनेस उसी वजह से नजर आ रहा है जो मैं पहले दिन शायद आपके प्रोग्राम में एक दफा अर्ज किया था कि लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव है। जब जनरल साहब बैठे हैं, वेटरन है और इतने सीजनड हैं, हम उनसे पूछें कि आपको जब जंग लड़नी होती है सर, सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट आपकी कॉज होती है कि आपकी कॉज कितनी जस्टिफाइड है। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफा कहा कि वियतनामियों ने 21 साल जंग लड़ी थी, 1954 से लेकर 1975 तक। 21 साल के अंदर 33 लाख वियतनामी मारे गए थे, सिर्फ 58,000 मारे गए थे अमरीकी 33 लाख वियतनामियों के मुकाबले में। अमरीका फिर भी मायूस लौट गया। किस वजह से? वियतनामियों की कॉज जस्टिफाइड थी, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। ऐसी कौम को शिकस्त देना बहुत मुश्किल होता है। हम मई 2025 में क्या लड़ रहे थे? सिर्फ एक अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे थे, अपने सर्वाइवल के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, और दुश्मन को न्यू नॉर्मल नहीं बनाने दिया जो बावलपुर उसने हमले किए थे। तो आई थिंक ये हमें देखना पड़ेगा कि जब तक आपकी कॉज जस्टिफाइड नहीं होती, आपकी वॉर जस्टिफाइड नहीं होती, और वॉर जस्टिफाइड ना हो तो परफॉर्मेंस ऐसी ही होती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को अभी तक क्लियर नहीं है, 17वें दिन भी आप सारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या टॉक्स और मीडिया से कंपाइल कर लें, मेरे जैसे और आप जैसे स्टूडेंट बैठ जाते हैं, हम अगर लिस्ट डाउन कर सकें कोई ये टारगेट है, नहीं मिलेगा हमें एक टारगेट। तो जब आपका क्लैरिटी नहीं है पर्पस की, तो आपकी आर्म फोर्सेस कैसे लड़ेगी कि ऑब्जेक्टिव आपको क्या हासिल है? कौन सी वॉर ट्रॉफी आपके जंग जीत के उसके बाद हवाले करनी है आपकी? वो ट्रॉफी नहीं है। जब तक वॉर ट्रॉफी नजर नहीं आती, लोग आपकी विक्ट्री को मानेंगे नहीं। कमोडोर साहब, आप क्या समझते हैं कि वही ताकत जो सबसे पहले नेटो को ये कहती थी कि तुम बोझ हो, जो चीन को ये कहती थी कि तुम तहजीब के मुखालिफ हो, जो अपने इत्तेहादियों को ये कहती थी कि खून चूसने वाली झुमके हैं, अब वो तमाम लोगों को बुलाने लगी आवाजें देके कि आओ मेरी मदद करो। लेकिन अब जब हर तरफ से जवाब नदारे था, तो ट्रंप का नया बयान एक और मंजर आम पे आया है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो क्या ये मखमसा है जिसके अंदर वो फंसे हुए हैं, खुद एतमादी है, या बेचैनी इस हद तक फैली हुई है कि अगला कदम नजर ही नहीं आ रहा? यासिर साहब, जितनी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी मैंने पढ़ी या वॉर कॉलेज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, उसमें हमें एक किस तरह के खतरे से आगाह किया जाता था। तो मैं हैरान हूं प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसे खतरों से किसी ने आगाह क्यों नहीं किया।
देखिए, जब इस तरह की क्विक विक्ट्री मिलती है जो उनको वेनेजुएला में मिली, तो उसके साथ एक कॉशन या वार्निंग अटैच होनी चाहिए थी। नंबर वन, कॉशन या वार्निंग अटैच ये होनी चाहिए थी कि दुनिया में जब भी आपको एक क्विक विक्ट्री मिलती है, उसके साथ एक बड़ा खतरा भी अटैच होता है। खतरा ये अटैच होता है कि वो आप उसको एपिटाइजर के तौर पे समझना शुरू कर देते हैं, आपको एडिक्शन लगती है। उसके बाद आप समझते हैं कि मैंने वेनेजुएला को 4 घंटे के अंदर ऑपरेशन किया, चंद मिलियन डॉलर झोंक दिए रिश्वत के तौर पर, और प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को उठा के चंद घंटों में अमेरिका ले आया कि तो मेरे बाएं हाथ का काम है। फिर आप अपने आप को बताना शुरू करते हैं कि मेन डिश कैसी होगी, मैं दाएं हाथ से क्या कुछ कर सकता हूँ। फिर उन्होंने ईरान को मेन डिश समझा और रेस्ट इज हिस्ट्री। ये उनको याद आना चाहिए था। जब उनको अब जितने बयानात पिछले 17 दिन के प्रेसिडेंट ट्रंप के उठा ले, मैं तो हैरान हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स है, इसलिए कि कभी वो इतने फ्लेक्सिबल नजर आते हैं कि ईरान की तारीफ करते हैं, कभी वो इतने फ्लेक्सिबल नजर आते हैं कि जापान और बाकी लोगों को कहते हैं कि आओ मेरी मदद करो, और फिर हैरानगी से कहते हैं कि पता नहीं ये मेरी बात क्यों समझ नहीं पा रहे, और फिर आखिर में फिर उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं। तो आई थिंक उनको तो क्लैरिटी नहीं है कि क्या है। कभी वो कहते हैं कि हमला होने वाला था, श्योर था मैं, तो इसलिए मैंने अटैक किया। कभी वो कहते हैं मुझे कहा गया था, आई वॉज मेड टू बिलीव दिस। आई मीन आपके पास 18 कम अज कम इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड ऑल काइंड ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ पास। वो तमाम की तमाम ने ये क्वेश्चन भी नहीं किया, इनपुट भी गलत दे दी, फैसला भी करवा दिया, क्योंकि फैसला करवाने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल है नेतन्याहू का। पिछले 40 सालों से जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, और 20 सालों से आप जब तक ऑलमोस्ट एक्टिव हुकूमत में है, उन्होंने हर सदर को कहा कि जनाब खुदा ना खास्ता ईरान एक जिनी है, एक मॉन्स्टर है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कॉलिन पावल जो थे फॉरेन मिनिस्टर जनरल कॉलिन पावर, उन्होंने 2003 में इराक के बारे में कहा था, सद्दाम हुसैन के बारे में इशारा करते हुए एक शीशी कांग्रेस में लहराई थी कि ये वो बायोलॉजिकल केमिकल वेपन है जिस पर हमला किया जा सकता है। वही शीशी तो बाद में जाके यूएन के अंदर भी लहराई गई, और उसी बुनियाद के ऊपर तो ट्रंप अब भी कहते हैं कि 24 घंटों में उसने बम बना लेना। कमोडोर साहब, आप अगर देखें, वॉशिंगटन पोस्ट ने पहली खबर लगाई थी और उसने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला किया ये एमबीएस और नेतन्याहू के कहने पे किया। इन दोनों ने रजामंदी जो है वो जाहिर की और कन्विंस किया, जिसको फौरी तौर पे सऊदी अरब ने डिनाई किया। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक खबर अब ये लगती है कि प्रोवोक कर रहा है अमेरिका को सऊदी अरब के प्रोलॉन्ग किया जाए इस वार को और ज्यादा हमले किए जाएं, जिसकी फिर से तरदीद जो है वो सऊदी अरब कर रहा है। क्या वजह है कि अमेरिकन मीडिया जो है ये इस प्रोपेगेंडे को हवा दे रहा है कि अरब ममालिक जो हैं ये ईरान के खिलाफ किसी न किसी इकदाम का हिस्सा बन जाए और ये जंग के अंदर बाकायदा कूद जाएं? क्योंकि आज सऊदी अरब ने ये वाजे किया कि हम खित्ते में किसी जंग का हिस्सा बनना नहीं चाहते। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे पहले ब्रेक से पहले मैं अर्ज कर रहा था कि नेतन्याहू 20 साल से हर सदर के पीछे होते थे कि आप किसी तरह हमला कर दें, और बहुत ज्यादा ज़ायनिस्ट जो है लॉबी पूरी दुनिया में, और आपको पता है कि अमेरिकन इलेक्शन के अंदर कितनी एक्टिव है, तो ये न्यूज़पेपर तो सिर्फ फेस होते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक स्टोरी या गेम प्लान है। वो गेम प्लान ये है कि ईरान जब तक सरवाइव कर सकता है वो सरवाइव करे, जब तक ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से क्राइसिस में निकल जाए तो इसके इतने हद तक कशीदा ताल्लुकात कर दिए जाएं मुसलमान मुल्कों के दरमियान के वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इस हद तक हो चुका हो कि ये इजराइल को कोई काम ना करना पड़े, ये खुद ही लड़ते रहे। अभी भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जीसीसी के तमाम मुल्कों जो अमेरिका के जिनके अड्डे हैं किसी शक्ल में भी उनके हाउस किया हुआ उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया है। अगर वो सबसे ज्यादा हमला रिएक्टरी तौर पे कर देते तो आई एम श्योर ईरान पर भी ऑब्लिगेशन हो जाती है एक फॉर्मल हमला करने की। तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन पहले ही नेतन्याहू कर रहे हैं कि वो मैंने हमला करवा के, ऑब्वियसली जब हमला ईरान ने किया तो नेतन्याहू का ख्याल ये था कि ये मुल्क रिटेलिएट कर दें, तो आधे से ज्यादा काम तो फिर नेतन्याहू का ये मुल्क ही कर देंगे। तो आई थिंक बहुत अप्रिशिएबल काम किया है तमाम अरब ममालिक ने, रिटेलिएट नहीं किया, उस ट्रैप में नहीं आए जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया, इन्होंने रिफ्रेन किया। अब ये जो रोजाना की बुनियाद पर एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, और आपसे ज्यादा कौन जानता है कि आने वाली जंगें वो बुलेट वर्सेस बुलेट, मिसाइल वर्सेस मिसाइल, जेट वर्सेस जेट नहीं होनी। वो एक नैरेटिव होगा, वो एक परसेप्शन होगी, आपको डिफीट मेंटली दे दी जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप 2 महीने से क्या कर रहे थे जब अब्राहम लिंकन लेकर आए थे और अपने डिस्ट्रॉयर्स को लाइनअप किया हुआ था? वो एक मेंटल डिफीट देना चाहते थे आयतुल्लाह खामनाई को कि आपको पता नहीं है आपके साथ क्या होना है। जो आपके साथ होना है इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। वो आपको अश्योर करवा रहे थे कि आपके साथ बचेगा ही कुछ नहीं, इससे पहले मेरा मुकाबला ना करो। तो जिंदा कौमें तो कम बैक वो करती हैं जो नैरेटिव परसेप्शन को हटाकर उनकी फॉग ऑफ वॉर से निकलकर
और उस खौफ को अपने से हटाकर कम बैक करती हैं, और ईरान ने वो किया। तो ये मेरा ख्याल है ज़ायनिस्ट लॉबी की सारी तैयारी है, जो रोजाना की बुनियाद पर कभी किसी मुल्क को करते हैं, कभी ये मिसलीडिंग करते हैं कि ये इस बेसिस पर इतना कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सऊदी अरब के बारे में बदगुमानियां फैलाई जाती हैं। तो आई थिंक ये वही कैंपेन है जिसके अंदर मुसलमानों के दरमियान जो ऑलरेडी जो क्रैक्स हैं, हमें सबको पता है अनफॉर्चुनेटली, उस तरह यूनाइटेड हम नहीं हो सके। गाजा का 2.5 साल हमने देख ली बमबारी, कुछ नहीं कर सके मुसलमान मुल्क। तो अगर और ज्यादा डिवाइडेड हो जाए और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाए अगर, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा खुश होगा तो इजराइल ही होगा।